नमस्ते दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, आईसी एनालिसिस, उससे पहले यूटिलिटी एनालिसिस। अब चलते हैं कि डिमांड क्या है उसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क होता है, डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल भी और मार्केट भी, डिमांड कर्व उसका स्लोप, डिमांड फंक्शन उसके डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स, relationship between income and demand, impact of taste and preference on demand for a commodity। सबसे पहले डिमांड क्या है देखिए। अक्सर हम बोलचाल की भाषा में डिजायर और डिमांड को सेम मीनिंग के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, डिमांड का मीनिंग काफी अलग है। जैसे आप एलईडी टीवी लेना चाहते हैं, आपका डिजायर है, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उसको खरीद सकें, तो ये डिजायर केवल एक विशफुल थिंकिंग रहेगी, ये डिमांड नहीं कहलाएगा। अब आपके पास मान लीजिए पैसे हैं, लेकिन आप एलईडी टीवी पे उसे खर्च नहीं करना चाहते। आपको एलईडी टीवी चाहिए तो बट आप, और आपके पास उतने पैसे भी हैं, लेकिन आप उस पर नहीं खर्च करना चाहते, तो भी डिमांड नहीं होती। डिजायर तभी डिमांड बनती है जब आप उतने पैसे खर्च करने के लिए एलईडी टीवी पे रेडी हैं। ठीक है। तो इसलिए डिमांड क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। आपके पास परचेजिंग पावर हो, आपके पास उस कमोडिटी के को खरीदने का डिजायर हो, और विलिंगनेस टू स्पेंड भी हो। ठीक है। आप खर्च करना भी चाहते हैं, आपके पास पैसे भी हो, और आप उस चीज को खरीदना भी चाहते हैं, तभी वो डिमांड कहलाएगी। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है, देखिए किसी चीज़ को आप किस किस क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, अलग अलग प्राइस के हिसाब से। जैसे वो फॉर एग्जांपल जब 5 रुपये पर यूनिट है तो आप 10 यूनिट खरीदने को तैयार हैं, जब वो 6 रुपये पर यूनिट है तो आप 8 यूनिट खरीदने को तैयार हैं, जब वो 7 रुपये पर यूनिट हो जाती है तो आप 6 ही यूनिट खरीदने को तैयार हैं, एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाएगा, डिमांड कहलाएगा। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक प्राइस की जब हम बात करें कि 6 पर यूनिट पे आपकी डिमांड क्या है, तब हम बोलते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, मतलब कि कितने यूनिट्स आप चाहते हो 6 के रेट, तो कह सकते हैं कि 8 यूनिट्स। ठीक। ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। जब स्पेसिफिक हो जाओ और जनरल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करी जाए तो वो केवल डिमांड है। डिमांड शेड्यूल क्या है, जैसे कि हमने ऊपर भी कई चीज़ों को शेड्यूल नाम से पढ़ा, ये एक टेबल है। ठीक है। एक ऐसी टेबल जो अलग अलग प्राइस और क्वांटिटी जो हमने ऊपर बात की उसका कॉम्बिनेशन दिखाती है। ये इंडिविजुअल भी हो सकती है कि जो पर्सन ए है वो क्या क्या जो है क्वांटिटी जो है डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइस पे। ये देखिए, जब 1 रुपए की है तो 4 यूनिट्स, जब 2 रुपए की है तो 3 यूनिट्स, जब 3 रुपए की है तो 2 यूनिट्स, एक्सेट्रा। ठीक। और मार्केट डिमांड क्या है, मान लीजिए कि एक मार्केट में दो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, तो वो दोनों ही जो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उनका सम टोटल जब हम लिख देते हैं तो वो बन जाती है मार्केट डिमांड, और वो शेड्यूल बन जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है। डिमांड कर्व कैसा होता है, देखिए जब शेड्यूल दो तरीके के हैं इंडिविजुअल मार्केट, तो कर्व भी दो तरीके के होंगे। और इसका स्लोप, स्लोप हम ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये y है और ये x है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है, आपका स्लोप है। चाहे वो पीपीसी का था तब भी हमने यही पढ़ा, चाहे वो यूटिलिटी कर्व का था तब भी हमने यही पढ़ा। ठीक है। और आगे भी जितने कर्व्स हम पढ़ेंगे उसमें स्लोप की वैल्यू यही रहेगी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक। देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व कुछ कुछ ऐसा होता है, ना ही ऊपर से टच हो रहा होता है ना ही नीचे से टच हो रहा होता है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एक स्ट्रेट कर्व होता है, ना कि हाइपरबोलिक या पैराबोलिक।
ठीक है, ना ही ये जो है ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स या कॉनकेव होता है। मार्केट डिमांड कर्व, ये भी बिल्कुल इंडिविजुअल डिमांड कर्व की तरह होता है, लेकिन क्योंकि हमने ए और बी को सम अप कर दिया है, इसीलिए ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है, यानी कि इसका जो एंगल है वो उतना ज़्यादा 45 डिग्री की ओर नहीं रहता, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्लोप की बात की है, देखिए वही बात आ गई, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। क्योंकि यहाँ पे क्या था, वाई नहीं था, यहाँ पे प्राइस था और नीचे क्वांटिटी थी, तो इसीलिए जो स्लोप हो जाएगा वो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी हो जाएगा। माइनस इन्होंने इसलिए लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे एक कोई चीज़ घट रही होगी और एक बढ़ रही होगी, तो जब आप किसी फ्रैक्शन में एक चीज़ में माइनस और एक में प्लस लगाएंगे तो आंसर नेगेटिव आने लगेगा, तो उस नेगेटिव को हटाने के लिए बाहर इन्होंने माइनस लगा दिया ताकि वो कट हो जाए। डिमांड फंक्शन, यानी कि डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है जिससे डिमांड चेंज हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे, उसके बाद मार्केट की बात करेंगे। अब चूंकि दो इंडिविजुअल या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल को जोड़ के ही मार्केट डिमांड फंक्शन बना है, इसीलिए मार्केट वाले में भी ये फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी हम बात अलग से करेंगे। पहले क्या है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। भाई किसी भी चीज़ का भी हमने ऊपर देखा कि प्राइस चेंज होता है तो डिमांड बदल जाती है। आपको भी कोई चीज़ अगर 10 रुपए की मिल रही होगी और आप कुछ क्वांटिटी खरीद रहे होगे और वो 10 की बजाय 15 की हो जाएगी, तो आप भी क्वांटिटी कम खरीदने को रेडी होगे। ठीक है, तो इसीलिए कमोडिटी का अपना प्राइस एक फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। इसके बाद क्या आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बिल्कुल, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, टी कॉफी वाला एग्जांपल तो बहुत बार आ जाता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन हम बात करते हैं चलिए कोका कोला की। ठीक है, कोक का प्राइस आपका बढ़ा तो आपने कहा अब हम कम खरीदेंगे, या घटा तो हम आपने कहा ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन एक बार को हमने ये मान लिया कि कोक का प्राइस स्टेबल है, लेकिन जो इसका कॉम्पिटिटर है या इसका सब्स्टिट्यूट है पेप्सी, उसका प्राइस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो लोग पेप्सी की डिमांड करते होंगे वो भी कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनका प्राइस बढ़ने या घटने से भी मेन गुड की डिमांड पे फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब पेप्सी अगर महंगी होगी तो लोग कोक ज़्यादा खरीदेंगे, भले ही कोक का प्राइस स्टेबल है, लेकिन वही अगर सस्ती हो जाएगी तो लोग कोक कम खरीदेंगे, इस पे शिफ्ट होने लगेंगे पेप्सी की ओर। ठीक है, ये बात हो गई सब्स्टिट्यूट गुड की। और भी रिलेटेड गुड्स होते हैं जिनके प्राइस इफेक्ट डालता है, जो कि होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहाँ पे एक गुड के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल, अगर आपके फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप जो व्हीकल की डिमांड्स है वो घट जाएंगी, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर गया, तो जो भी कार और वो बाइक परचेज करने लोग निकले होंगे, वहाँ पे उनकी डिमांड घट जाएगी, कुछ लोग बैकआउट कर जाएंगे कि भाई फ्यूल महंगा हो गया है, अभी हम नहीं खरीद सकते, जबकि कार या बाइक की जो प्राइस है वो वैसा का वैसा बना हुआ है। ठीक है, फिर भी जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है जो उसको पूरा करता है, उसके प्राइस बढ़ने के कारण इनका डिमांड घट गया। वाइस वर्सा भी होता है, फ्यूल सस्ता हो जाता है तो डिमांड बढ़ती भी है। ठीक है, फिर इसके बाद मान लीजिए अब ये भी स्टेबल है, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी प्राइस स्टेबल है, इसका खुद का प्राइस भी स्टेबल है गुड का, मेन गुड का। अब क्या फैक्टर अफेक्टिंग हो सकता है, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर। मान लीजिए लोगों की इनकम इन जनरल एक साथ बढ़ी या एक साथ घटी, क्योंकि अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इस इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे कि इसकी इनकम मान लीजिए बढ़ गई, तो अब क्या होगा, अब ये जो है जो भी सामान चीज़ें खरीद रहा था उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये और ज़्यादा खरीदने के लिए एग्री हो जाएगा। वहीं अगर उनकी इनकम घटती है तो क्या होगा, जो भी गुड्स की डिमांड वो कर रहा था उन सब की डिमांड घटेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वही इनकम बेस है, उसी इनकम से इसको एक सामान खरीदना है। ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज ये यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है और क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, टेस्ट और प्रेफरेंस। मान लीजिए कि जो है फैशन के चलते, क्लाइमेट के चलते, या कोई नया इन्वेंशन आ गया है ना, या किसी एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हो गए। ठीक है,
तो इस वजह से उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो सकता है कंज्यूमर का। तो सारी चीज़ें नॉर्मल है, इनकम नॉर्मल है, रुकी हुई है, स्टेबल है, ठीक है, प्राइसेस सब चीज़ों के स्टेबल है, फिर भी जो है टेस्ट और प्रेफरेंस के चलते भी डिमांड चेंज हो सकती है किसी भी गुड की। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस। कई बार क्या होता है, ये सब भी सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी न्यूज़ फैली, कुछ ऐसी अफवाह फैली या प्रॉपर न्यूज़ भी फैली कि भाई फॉर एग्जांपल गोल्ड गोल्ड है, गोल्ड का रेट महंगा होने वाला है ना, ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन के चलते या किसी क्या कहते हैं कि शेयर का प्राइस ज़्यादा होने वाला है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन के चलते भी डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है। तो यही सारे मार्केट डिमांड के भी फंक्शन है, बस इनकम यहाँ पे जनरल इनकम बन जाती है, ठीक है। देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ओन प्राइस ऑफ गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। इसके अलावा क्या आ जाता है, पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ बायर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मार्केट में इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये दो क्या है, एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो इसीलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, पॉपुलेशन साइज। मान लीजिए पॉपुलेशन किसी देश की बढ़ रही है, तो क्या होगा, हर तरीके के जनरल गुड जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि जब बायर्स इंक्रीज होंगे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मान लीजिए कि इनकम और ज़्यादा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, किसी एक की इनकम बढ़ती चली जा रही है, बाकियों की घट रही है, कई सारे लोगों की, ठीक है, तो ऐसे में डिमांड घटती है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर बहुत अमीर हो भी जाए तो भी वो कुछ पर्टिकुलर गुड्स को उतनी ही क्वांटिटी में खरीदता है या उतनी ही क्वांटिटी में डिमांड करता है जितना उसका यूज है। लेकिन जब सारे लोगों की इनकम और ज़्यादा इवन होती है तो सभी जो है एक लिमिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हर गुड्स की डिमांड को लेके, ठीक है, सारे ही गुड की डिमांड को लेके। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये कहता है कि भाई ओन प्राइस को छोड़ के, ठीक है, जो भी जिस भी गुड की हम बात कर रहे हैं उसका जो अपना प्राइस है उसे छोड़ के जितने भी फैक्टर हमने अभी ऊपर पढ़े वो सब कांस्टेंट है, मान लीजिए अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर वो सब कांस्टेंट है तो क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी और प्राइस होगा उनमें एक इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे हमने ऊपर भी डिमांड शेड्यूल जब देखा था तो हम पा रहे थे ये कि बहुत जनरल या बहुत कॉमन बात थी कि भाई जब 10 रुपए से चीज 8 रुपए की, 7 रुपए की, 6 रुपए की हो रही थी, यानी प्राइस घट रहा था, तो कंज्यूमर जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा था वो बढ़ रही थी, और वहीं देखिए प्राइस 1 रुपी से 2, 3, 4 हो रहा था, तो दोनों ही कंज्यूमर ए और बी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड घटा रहे थे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, ठीक है। तो हमेशा एक इनवर्स रिलेशन होता है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में और क्वांटिटी डिमांडेड में। जो भी सामान है उसका जो अपना प्राइस है और उसकी जो डिमांड मार्केट में है उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये तब है जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भी इफेक्ट करती है तो इन्हें हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। देखिए यहाँ एक्सप्लेन किया गया, 10 रुपए में 150 क्वांटिटी डिमांडेड थी, 9 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में 100 थी, 9 रुपए में 150 और 8 रुपए हो गया तो 200, और इसका इन्होंने कर्व बना दिया ऐसे, ठीक है, ये तीनों पॉइंट मार्क करके। तो यहाँ पे क्या क्या एजम्पशन है, वही कि टेस्ट और प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का नहीं चेंज हो रहा, इनकम जो है बायर्स की चेंज नहीं हो रही, रिलेटेड गुड्स यानी सब्सटीट्यूट और जो क्या कहते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। कंज्यूमर को कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है नियर फ्यूचर में कि कमोडिटी की अवेलेबिलिटी घटे बढ़ेगी, ठीक है। तो सीधे सीधे प्राइस पे डिपेंड हो जाता है, ये सब हम एज्यूम करके चल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के चलते, ठीक। क्यों ऐसा होता है कि जब उसका प्राइस घटता है किसी भी गुड का तो वो ज़्यादा खरीदी जाती है, या इसी को हम दूसरी भाषा में बोले तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है कि भाई जब हमारा ये जो कर्व है इसमें प्राइस यहाँ पे था तो क्वांटिटी कम थी, ठीक है, कम थी, है ना, क्वांटिटी तो यहाँ पे ज़्यादा होगी ना इस साइड पे, और प्राइस ऊपर ज़्यादा होगा, तो प्राइस जब ऊपर था तो क्वांटिटी यहाँ पे थी, फिर जब प्राइस गिरा तो क्वांटिटी यहाँ आ गई, फिर प्राइस और गिरा क्वांटिटी यहाँ आ गई। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, या जब प्राइस गिर रहा है यहाँ से यहाँ आ जा रहा है प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ क्यों जा रही है, यहाँ से यहाँ क्यों पहुँच जा रही है, बताइए। पहला तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
मतलब कि जो कमोडिटी है उसका कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है, हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो घटती जाती है। भाई आपके पास 1 यूनिट आ गई, 2 यूनिट आ गई, 4 यूनिट आ गई, ठीक। तो जैसे जैसे आपके पास किसी एक गुड की यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, आपको अगली और एक एडिशनल यूनिट के लिए जो है पैसे देने के लिए आप कम तैयार होंगे, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है प्राइस घर गिर रहा है, ठीक। इनकम इफेक्ट, क्योंकि इनकम जो बायर की है वो चेंज नहीं हो रही हमारे लॉ ऑफ डिमांड के चलते, या मान के चल रहे हैं ना कि इनकम नहीं बदल रही, तो भाई आपके पास पैसे भी तो लिमिटेड है। आप कैसे ऐसा कर पाओगे कि प्राइस बढ़ता जा रहा है और आप क्वांटिटी वही खरीद रहे हो? नहीं, क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है और प्राइस इनटू क्वांटिटी जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपकी इनकम में से ही होगा। तो इसीलिए एक के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो आपको दूसरे को घटाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इनका प्रोडक्ट इवन बना रहे, आसपास बना रहे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, भाई ऐसा भी है कि एक का प्राइस बढ़ता है तो आप उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे गुड से। मान लीजिए कॉफी आप पी रहे हो, ठीक है, अब ऑल ऑफ अ सडन कॉफी का रेट बहुत हाई हो गया, तो आप खुद ही टी पे शिफ्ट हो जाओगे उसके सब्स्टिट्यूट गुड पे, ठीक है। तो इसलिए भी इसकी डिमांड घटेगी। और क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखिए, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो क्योंकि कंज्यूमर ग्रुप बहुत बड़ा है तो कई और बायर जो है आ जाते हैं नए, जो उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। ये मान के चला जाए कि भाई पहले वाले अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि उनका यूज उतना नहीं है, तो कुछ और बायर्स तो होंगे ना जिनकी सैलरी है, इनकम कम होगी, और वो जो है इस गुड को खरीदते नहीं होंगे, और जब ये सस्ता होगा तो वो भी एंटर कर जाएंगे, तो मार्केट डिमांड तो अल्टीमेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर आता है डिफरेंट यूजेस। एक गुड के कई यूज हो सकते हैं, जैसे मिल्क है, इससे आप कर्ड बना सकते हो, चीज़ बना सकते हो, बटर बना सकते हो। तो अगर मिल्क का प्राइस घटेगा तो हम, अगर अभी तक उससे केवल कर्ड बना रहे थे तो अब हम और खरीद के उससे चीज़, बटर, ये सभी बनाने लगेंगे। ऐसा कोई रिटेलर भी कर सकता है, कोई डेयरी बिजनेस वाला भी कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ये लॉ काम नहीं करता, मतलब कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे और तब भी अगर प्राइस गिरे तो हो सकता है कि क्वांटिटी डिमांडेड ना बढ़े, या ये भी हो सकता है कि प्राइस के गिरने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी घटने लगे। लेकिन ऐसा कब होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। पहला है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो खरीदे ही इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई है, जैसे कि लग्जरी कार्स, ठीक है, डायमंड्स, अलग अलग तरीके के प्रेशियस, जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, जेम्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़, जैसे कि लिखा है ना विंटेज कार्स हो गया, प्रेशियस डायमंड्स हो गया, ये खरीद ही, मतलब जो भी व्यक्ति इसको खरीद रहा है वो अपने नीड के लिए नहीं खरीद रहा है, वो अपनी वांट के लिए खरीद रहा है, यानी कि वो उसकी जो हाई प्राइस है उससे अपने आप को वो सिंबलाइज कराना चाहता है कि वो अमीर है या लग्जरी में जी रहा है, वो ये दिखाना चाहता है, इसीलिए उसे खरीद रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि इसकी क्वांटिटी पे कोई खास असर नहीं पड़ता है थोड़े मोड़े प्राइस घटने बढ़ने से। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई विंटेज कार है वो महंगी पे महंगी होती जा रही है और इसीलिए उसकी डिमांड और बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जांपल हैं। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स क्या होते हैं, ये होते हैं इन्फीरियर भी कहा जाता है ना, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इतने ज़्यादा सस्ते होते हैं, इतने ज़्यादा सस्ते होते हैं कि इन्हें नॉर्मल लोग नहीं खरीदते, ठीक है। और इस पे इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, किसी की इनकम घटती है तो वो इन गुड्स की तरफ जाता है नॉर्मल गुड्स को छोड़ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, चीप हैं, ठीक है। और इनकी डिमांड भी जो है तब घटती है जब इनका जो प्राइस है वो गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स से हट जाते हैं और गिफन गुड्स में एंटर कर जाते हैं। साथ ही साथ इस पे इनकम इफेक्ट भी, जैसा कि हमने ऊपर बात की, नेगेटिव होता है, मतलब कि अपोजिट होता है नॉर्मल गुड्स के मुकाबले। इस सिचुएशन को हम गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं। फिर इरेशनल जजमेंट, अगर कंज्यूमर जो है, जो कमोडिटी की क्वालिटी है उसको जज करने में कमजोर पड़ जाए तो भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, ठीक है। कई बार लोग होते हैं ना, कहते हैं भाई प्राइस कम है तो ये सस्ता हो गया, ये जो है उतना अच्छा नहीं है। जैसे आजकल जो है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, फिर भी जो रिचर सेक्शन सोसाइटी का है वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है
क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। तो जब इनके प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाती है, क्योंकि जो है ये माना जा रहा है कि ये और अच्छे हैं, इनको इनके प्राइस से इनकी क्वालिटी को नापा जा रहा है। ठीक है। जब इन सब केसेस में जो ऊपर दिए गए हैं लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, तो ऐसे केस में जो डिमांड कर्व है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि प्राइस के साथ ही क्वांटिटी बढ़ने लगती है, डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। ठीक है। अब जितने भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये हम न्यूमेरिकल में दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम इसे शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है सब कुछ ग्राफिकल है, मैथमेटिकल है। ठीक है। क्या क्या कि जब भी कभी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो डिमांड कर्व वही रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है या कंज्यूमर इस समय खरीद रहा है सामान, वो चेंज होता है। ठीक है। और जब डिमांड ही चेंज हो जाती है कंज्यूमर की, जैसे कि ऊपर जितने भी हमने फैक्टर पढ़े जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, अगर वो बदलेंगे तो डिमांड चेंज होगी। तब क्या होता है, डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाता है। अगर डिमांड कर्व यहाँ था तो यहाँ या फिर यहाँ चला जाता है। ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस हम पढ़ेंगे। ठीक। ये एक सिचुएशन है और ये एक सिचुएशन है। इसमें क्या होता है कि जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब प्राइस बढ़ता है ओन प्राइस, तब क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, बाकी सारे फैक्टर्स वैसे के वैसे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें ग्राफ वही बना रहता है, लेकिन जो पॉइंट होता है वो ऊपर नीचे खिसकता रहता है। ठीक है। ये पॉइंट अगर यहाँ था तो यहाँ यहाँ ऊपर नीचे जाता है अकॉर्डिंग टू ओन प्राइस। ठीक। और जब ओन प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो क्या होता है, डिमांड घटती है फिर बढ़ती है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो कर्व यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और अगर डिमांड घट रही है तो वहां से यहाँ आ जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइस 5 रुपए था तो 1 यूनिट खरीदी जा रही थी, और जब प्राइस 1 रुपए हो गया तो 5 यूनिट खरीदी जाने लगी, यानी कि मल्टीपल सेम रहा, लेकिन पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर गया। ठीक। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ गई। ठीक। क्वांटिटी डिमांडेड जिसे हम बोलते हैं। और वाइस वर्सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड यहाँ थी 5 यूनिट्स थी क्वांटिटी डिमांडेड, अब क्या हो गई 1 यूनिट रह गई। ठीक। कर वहीं का वहीं है। जबकि बाकी जितने भी फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े उनकी वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, पूरा पूरा कर्व ही आगे शिफ्ट हो जाता है। देख रहे हैं प्राइस 10 ही है, लेकिन पहले 20 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब 30 यूनिट खरीद रहे हैं, पूरा पूरा कर्व आगे शिफ्ट हो जा रहा है। अब शिफ्ट होने के बाद अगर प्राइस चेंज होगा तो इसके अलॉन्ग मूव होगा, ना कि इसके। ठीक है। ये कब कब हो सकता है भाई, जब इनकम बढ़े तब भी डिमांड बढ़ती है कंज्यूमर की, जब सब्सिट्यूट गुड का प्राइस बढ़े। ठीक। जैसे हमने कोक और पेप्सी वाली बात कही थी आपसे कि कोक का प्राइस उतना ही है पर पेप्सी महंगी हो गई, तो अब कोक और ज्यादा बिकेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो प्राइस है वो फॉल कर जाए, जैसे मान लीजिए पेट्रोल सस्ता हो गया तो अब गाड़ियां और बिकने लगेंगी। टेस्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर का फेवर ऑफ कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिस गुड का हम डायग्राम बना रहे हैं उस गुड की तरफ प्रेफरेंस बढ़ गया हो, या टेस्ट शिफ्ट हो गया हो कंज्यूमर का, या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि इसकी क्वांटिटी आगे जाके मार्केट में घट जाएगी, तो इसीलिए अवेलेबिलिटी घट जाएगी, तो इसीलिए कंज्यूमर्स इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हों बिना किसी और फैक्टर के चेंज हुए। तो जब भी ये सब फेवर में होता है तो क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है। और अब हम आगे डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं, अब 10 का 10 ही बना हुआ है, लेकिन यूनिट्स 30 से 20 हो गई। क्यों? क्योंकि डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, ये पूरा कर्व ही शिफ्ट हो गया है। जो जो कॉम्बिनेशन से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के कंज्यूमर के वो चेंज हो गए, सेम प्राइस पे अब दूसरे दूसरे कॉम्बिनेशन वो खरीद रहा है और वो कम है। क्यों है कम? क्योंकि या तो कंज्यूमर की इनकम घट गई है। ठीक। कॉजेस क्या है? या तो कंज्यूमर की इनकम, देखिए आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा सकता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड क्यों होता है, क्या सिचुएशन है, तो आप खुद समझोगे कि डिमांड घटी होगी, और डिमांड घटती है अदर फैक्टर्स की वजह से, और अदर फैक्टर जो है क्या होंगे, फेवरेबल नहीं रह गए होंगे, तो आप सारे फैक्टर उठाओगे और उनको अनफेवरेबल लिखने लगोगे कि कंज्यूमर की इनकम घट गई, या सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस घट गया तो लोग उस तरफ चले गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा हो गया, ठीक है, जो इसका पूरक था वो महंगा हो गया।
जब कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस इसके अगेंस्ट चला गया, ठीक, इस गुड के अगेंस्ट चला गया, या आगे जाके ये गुड मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, तो इस वजह से लोग इसकी डिमांड कम करने लग गए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज ऑफ डिमांड में फ़र्क, मतलब जब डिमांड वहीं की वहीं है लेकिन प्राइस घटने के कारण डिमांड बढ़ जा रही है तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और जब प्राइस वहीं का वहीं है लेकिन बाकी फैक्टर के कारण डिमांड बढ़ जा रही है तो उसका डिफरेंस। और वैसे ही यही सेम डिफरेंस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व का होगा, और यही डिफरेंस आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का होगा, क्योंकि इन दो तीनों केसेस में जो फॉर्मर पार्ट है वो किस वजह से हो रहा है, चेंज इन प्राइस की वजह से, और जो लेटर पार्ट है वो चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। ठीक, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड फॉर अ कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं। हमने ऊपर देख लिया है, देखिए सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी, है कि नहीं, सॉरी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और वहीं अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस घटेगा तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, उल्टा होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा होगा तो इसकी डिमांड घटेगी क्योंकि उसके बिना ये कुछ नहीं है। ठीक, और अगर जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो प्राइस है वो घट जाएगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि उसके साथ साथ इसकी भी डिमांड पे सेम इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वही डायग्राम यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल सेम जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऊपर हम इनकी बात कर चुके हैं, दोबारा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इस तरीके से वहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, इनकम और डिमांड का भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं भाई, जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और जब इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड का डिमांड घटेगा। अब चूंकि ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज है, इसीलिए डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अदर फैक्टर है ना इनकम, ओन प्राइस होता तो क्या होता, कर्व वहीं रहता, उसके ऊपर डिमांड ऊपर नीचे चलती, लेकिन यहाँ क्या है, प्राइस वही है, सेम है, इनकम बदल जा रही है तो इसीलिए डिमांड कर्व आगे पीछे होगा। इंक्रीज होगी इनकम तो इंसान ज्यादा परचेज करेगा तो इंक्रीज होने पे डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो इसका डिमांड भी घट जाएगा। ये नॉर्मल गुड का केस है, गिफन या फिर इंफीरियर का नहीं, बट यहाँ पे हम आ गए इंफीरियर के में। इंफीरियर का हमने क्या बताया था, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, उल्टा होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसकी डिमांड घट जाएगी, भाई इंसान कहेगा अब हम क्यों ये सामान खरीदें, इंफीरियर वाले, हमारी इनकम तो बढ़ गई है, वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इंफीरियर गुड की डिमांड घट जाएगी। और वहीं अगर इनकम इंक्रीज हो, सॉरी, इनकम डिक्रीज हो रही है, देखिए व्हेन इनकम डिक्रीजेस तो वो और इंफीरियर गुड की ओर जाएगा कि भाई मेरी इनकम घट गई है, अब मैं ऐसे सस्ते सामान ही खरीद सकता हूँ। ठीक, वही सारी चीज़ें रिपीटेडली आ रही हैं आपके। अब टेस्ट और प्रेफरेंस का डिमांड पे असर, तो अगर फेवरेबल है, जो भी टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है वो गुड की तरफ फेवरेबल है तो गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए फॉरवर्ड शिफ्ट आगे की ओर, कब, जब फेवरेबल है, ठीक है, और बैकवर्ड शिफ्ट कब, जब अनफेवरेबल है टेस्ट और प्रेफरेंस। खत्म हो गया ये चैप्टर। ठीक है, अगले अगले जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्राइस अगर 10% घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% ही बढ़े। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 10% प्राइस घटने पे क्वांटिटी डिमांडेड 50% बढ़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 10-20% प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड बदल ना रहा हो, प्राइस जब डबल हो जा रहा हो, ट्रिपल हो जा रहा हो या आधा हो जा रहा हो तब डिमांड पे असर पड़ रहा हो क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो कितना असर है रेशियो वाइज प्राइस के चेंज होने का क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने पे, जिसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।